दीपा जी, भारत सरकार के सभी अधिकारी, भारत से आए हुए विशिष्ट मेहमान, जापान में बसे हुए सभी मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, ये जब बच्चे गीत गा रहे थे, मैं करीब 25-30 साल पहले हर दिन इस गीत को गुनगुनाता था। मेरा बड़ा प्रिय गीत था। तो आज मुझे मेरी सारी थकान उतर गई। और उसी मिजाज से बच्चे गा रहे थे जो ओरिजिनल, जब से मैंने सुना है, जब से मैं भी गुनगुनाता था। आज भी मेरा मन कर गया तो मैं आपके साथ जुड़ गया था। तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ये समझ लेते हैं मैं जो बोल रहा हूं। जापान में पहले भी आया हूं। यहाँ के भारतीय समाज से भी मेरा मिलने का अवसर मुझे हमेशा मिला है। आप लोगों को सुनने का भी अवसर मिला है और कुछ कहने का भी अवसर मिला है। दुनिया के किसी भी देश में जाइए तो अगर कोई भी भारतीय मिलता है तो 2-3 चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। साहब एयरपोर्ट पर उतरे और ऐसा हुआ, टैक्सी वाला मिला, ऐसा हुआ, साफ शौचालय, वॉशरूम, ये 4-5 चीजें कॉमन सुनने को मिलती हैं। और बहुत स्वाभाविक है, इतने सालों से यहां रहने के बाद। और इसीलिए मैंने देश पे सबसे बड़ा एक काम जो उठाया है और वो है स्वच्छ भारत का। कठिन काम है, लेकिन किसी ने तो शुरू करना चाहिए। और मैंने देशवासियों के सामने एक बात रखी है कि 2019 महात्मा गांधी के 150वीं जयंती का वर्ष है। और महात्मा जी को सबसे प्रिय अगर कोई चीज थी तो सफाई थी। आपने महात्मा गांधी के जीवन को पढ़ा होगा, कहीं बचपन में कुछ बातें सुनने को मिली होगी, तो ये बात हमेशा आती होगी। वो सफाई के संबंध में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बड़े आग्रही रहते थे। आप वर्धा का आश्रम देखिए, साबरमती का आश्रम देखिए, बहुत ही सिंपल थे, कोई बहुत व्यवस्थाओं की दृष्टि से नहीं था, लेकिन सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और इसलिए मैंने देशवासियों के सामने एक बात रखी कि महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई, इतना बड़ी सौगात महात्मा जी हमें देके गए हैं। हमने महात्मा जी को क्या दिया? कुछ तो हमने लौटाना चाहिए। और इसलिए मैं देशवासियों को कहता रहता हूं कि 2019 तक हम ऐसा हिंदुस्तान साफ सुथरा बना दें
और 2019 में एकदम साफ सुथरा हिंदुस्तान महात्मा जी को हम पर अर्पित करें। तो आप भी अपने रिश्तेदारों को अगर चिट्ठी लिखते हैं यहां से, अब तो चिट्ठी नहीं लिखते होंगे, अब तो ईमेल करते होंगे, व्हाट्सएप पर बात करते होंगे। ट्विटर पर दोस्ती बनाई होगी। नहीं, माध्यम कोई भी हो, लेकिन ये बात जरूर पहुंचाइए आप कि हमारे जापान में ऐसी सफाई होती है। आप भी ये काम कीजिए, अपने परिवार में कीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस में कीजिए। ये भी करने जैसे काम है और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को अवश्य करेंगे। भारतीय समुदाय की एक विशेषता रही है और हम लोग इस बात का गर्व जितनी मात्रा में करना चाहिए नहीं करते हैं। बड़ी दबी जबान में हल्के फुल्के ऐसे करते हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर भारतीय समाज गया, 100 साल पहले गया, 150 साल पहले गया, कहीं पर भी गया, किसी भी देश से, उस समाज से अब तक कोई शिकायत नहीं आई है कि हिंदुस्तानियों ने आकर के हमारा ऐसा कर दिया, हमारा लूट लिया, हमारा। ये छोटे संस्कार नहीं है जी, ये संस्कार छोटे नहीं है। विश्व का कोई भी समाज कहीं पर भी व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई गलती हुई होगी, अच्छा बुरा हो गया होगा, लेकिन एक समाज के रूप में दुनिया में कहीं से कोई शिकायत भारतीय समुदाय के लिए नहीं आई है। ऊपर से सुनने को क्या मिलता है, भाई ये बड़े लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत ही सरल है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समस्या कभी पैदा नहीं करते। ये हमारी विरासत है, हमारी पूंजी है और पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से ये बनी है और इसका श्रेय आप सबको जाता है। आपने ये करके दिखाया है और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एम्बेसी में आकर के भारत क्या है जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन आपसे मिलकर के तुरंत समझ पाएगा भारत क्या है। आप भारत को कैसे जीते हैं, आप भारत को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, भारत की बात को गौरव से कैसे प्रस्तुत करते हैं, उस पर निर्भर करता है। और एक जमाना ऐसा था, मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले ताइवान गया था। तब तो मैं इस सरकारी नौकरी में नहीं था तो ऐसे ही एक नागरिक के नाते गया था और 7-8 दिन मेरे पास उस समय भी बहुत रहता था, तो कोई काम धाम तो था नहीं। तो मेरे साथ वहां की सरकार ने एक इंटरप्रेटर लगाया था। वो इंटरप्रेटर कंप्यूटर इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था। वो मेरे साथ इंटरप्रेटर के रूप में काम करता था। कोई और तो कोई उसकी मदद के बिना हमारी गाड़ी चलती नहीं थी। तब दोस्ती हो गई हमारी 5-6 दिन में। पहले तो बड़ा ही नियम से रहता था, प्रोटोकॉल में रहता था और शायद वो MEA डिपार्टमेंट का ही होगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल होता है। तो वो भी ऐसे ही रहता था थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकता नहीं था। लेकिन 5-6 दिन में मेरा व्यवहार देख के उसको लगा हाँ ये आदमी दोस्ती करने जैसा है, तो हमसे दोस्ती हो गई, बातें करने लगा।
आखिर एक दो दिन बाकी थे तो उसने मुझे सवाल पूछा। बोले साहब आपको बुरा न लगे तो मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा जरूर पूछिए। नहीं बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना। मैंने कहा पूछो भाई, कुछ बुरा नहीं लगेगा। नहीं बोले सचमुच में आपको बुरा नहीं लगेगा ना। ऐसा वो मैंने बड़ा डरते डरते मुझे पूछ रहा था। फिर वो मुझे कहता मैं ताइवान की 20वीं सदी के उत्तरार्ध की घटना कह रहा हूं आपको, 20th सेंचुरी के लास्ट मंथ की, यानी लास्ट ईयर की। मुझे कहता है क्या आज भी भारत में जादू टोना वाले लोग रहते हैं? आप भी भारत में ब्लैक मैजिक चलता है? आप आज भी भारत में सांप छछूंदर वाला सारा खेल चलता है? और वो ये मानता था कि हिंदुस्तान में ये सपेरे लोग ही सब रहते हैं। यानी आप कल्पना कीजिए, दुनिया इतनी बदल चुकी है। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन उस देश में हमारी छवि ये थी। तो मैंने कहा भाई अब तो हम सांप वाले नहीं रहे, हमारा बहुत डिवेल्यूशन हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम और हल्के फुल्के हो गए। तो बेचारा समझा नहीं। मैंने कहा पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवेल्यूशन डिग्रेडेशन होते 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 हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है। हमारे देश के 20, 22, 24 साल के नौजवानों ने दुनिया को अचंभित कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। पूरे विश्व को भारत के और देखने का नजरिया बदलना पड़ा। कोई सरकार, कोई पीआर एजेंसी अरबों खरबों रुपयों का बजट जो काम नहीं कर सकता था, वो हिंदुस्तान के 20-22 साल के नौजवानों ने कंप्यूटर पर अपनी उंगली घुमा घुमा करके दुनिया का रूप बदल दिया है। ये ताकत हमारे देश की है। हम इसका गर्व करते हैं क्या? विश्व के सामने हमने अपनी बातों का गर्व होता है। आप दुनिया में तो कोई भी देश देख लीजिए, क्या दुनिया के देशों में कठिनाइयां नहीं होगी? होगी। तकलीफें नहीं होगी? होगी। अच्छे बुरे इंसान नहीं होंगे? होंगे। लेकिन विश्व का वही समाज आगे बढ़ता है जो अपनी अच्छाइयों को लेकर के जीता है, रोते बैठता नहीं है। छोड़ो यार, छोड़ो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में अच्छा होता मैं किसी और देश में। ऐसा समाज दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकता है। अपने पास जो भी है उसके लिए जो गर्व करता है, स्वाभिमान से जीता है। और इसलिए हम दुनिया में कहीं पर भी रहे, दुनिया की सारी अच्छी चीजों का गर्व करें, लेकिन अपने स्वाभिमान के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत होती है। देखिए भगवान राम जी श्रीलंका गए थे, लंका गए, सोने की लंका थी। आखिर वो भी तो इंसान तो थे ही थे। कौन मोहित नहीं हो जाता था लंका से? सोने की लंका थी, कौन मोहित नहीं हो जाता था? लेकिन सोने की नगरी में विजयी होकर के खड़े रहने के बाद भी वो कहते क्या है? स्वर्गादीपी गरियसी। अयोध्या के लिए ये भाव था उनके मन में। मेरा अयोध्या जैसा भी हो, गरीबी होगी, कठिनाइयां होगी, भले तुम्हारी लंका सोने की हो, तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो स्वर्गादीपी गरियसी। ये जो सबक है, जो ये संदेश है,
वो हमारी बहुत बड़ी ताकत होता है। और मैं चाहूंगा विश्व भर में फैला हुआ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, उसके हृदय में ये भाव बना रहना चाहिए। जिन लोगों ने कैरेबियन कंट्रीज में हमारे लोग गए, 125-150 साल पहले गए, मजदूर के रूप में गए। अंग्रेज उनको मजदूर के रूप में उठा कर ले जाते थे। जो जेल में कैदी थे उनको उठा करके ले जाते थे और वहां छोड़ देते थे। उन लोगों ने वहां जाके देश बनाए, वहां जाके देखिए। लेकिन आज भी एक रामायण की चौपाइयों के भरोसे उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपना नाता बनाए रखा है। यानी अपने जो मूल है, नाभि से ही तो प्राण तत्व मिलता है। नाभि से कभी नाता टूटना नहीं चाहिए। और नाभि से नाता कैसे बना रहे, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। हम किसी भी देश में क्यों ना हो, लेकिन ये तो तय कर सकते कम से कम खाना खाते समय शाम को सभी इकट्ठे बैठेंगे। 3 पीढ़ी होगी तो 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी होगी तो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी होगी तो 4 पीढ़ी, और कम से कम खाना खाने के टेबल पर हम अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। ये कर सकते हैं क्या? बात छोटी है लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और कभी न कभी एक कंपटीशन करनी चाहिए विदेश में, और मैं चाहूंगा कब करेगा आप लोग। हमारी बच्चियां हैं, साड़ी पहनने की कंपटीशन, अच्छे से अच्छी साड़ी कौन पहनता है, जल्दी से जल्दी कौन पहनता है, इनाम दीजिए। बच्चे साफा बांधने की प्रैक्टिस, अच्छे से अच्छा साफा कैसे बांधते बताइए, कैसे पगड़ी कैसे बांधते हैं। देखिए इन चीजों से लगाव पैदा होता है। कंपटीशन की कंपटीशन होगी, खेल का खेल होगा, लेकिन आपकी नई पीढ़ी को संस्कार हो जाएंगे। और इसलिए चीजें छोटी हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों का, कभी भारतीय वानगियों का कंपटीशन, और कंपलसरी वो नई पीढ़ी ही बना करके लाए। पुराने लोग जो हिंदुस्तान से आए वो नहीं, जो यहां पैदा हुए बड़े, उनको बनाओ। चल भाई रोटी बना के ले आओ, चलो सब्जी बना के ले आओ, दाल कैसे बनाते। आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, ये कोई प्रधानमंत्री है कि कोई लेकिन मुझे मालूम है ये छोटी छोटी चीजों की जो ताकत होती है वो ही दुनिया बदलती है। और हमारी नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करना चाहिए। और अगर आप इसको करेंगे, बाकी तो मैं इस देश का मेहमान था, भारत की बात लेके आया था, भारत की बात सुनाने आया था। जापान की बातें सुनने समझने की कोशिश की। बहुत अच्छे निर्णय हुए, जापान के साथ बहुत अच्छे निर्णय हुए। हिंदुस्तान में ट्रिलियन शब्द पहली बार शायद चर्चा में आएगा। कानों पर मिलियन बिलियन तो थोड़ा बहुत आने लगा है। ट्रिलियन शब्द पहली बार वहां चर्चा में आया है। 3.5 ट्रिलियन येन, करीब $35 बिलियन, यानी कि 2,10,000 करोड़ रुपए। आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। कुछ एरिया बड़े सेंसिटिव्स होते हैं, जिसको दो देशों को जरा आशंकाओं का माहौल रहता है। हमारे देश की 6 कंपनियां ऐसी थी जो प्रोडक्ट करती थी वो जापान में प्रतिबंधित थी। जापान के साथ हमारा उस विषय पे हमेशा लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का है कि जापान ने हम पर भरोसा किया, और भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया के संबंधों में भरोसा एक ऐसा केमिकल है जी
जो फेविकॉल से भी ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती बना देता है। गहरी दोस्ती बना देता है। और उस भरोसे के कारण जापान ने उन 6 हमारे जो कंपनियों के उत्पादन थे जिसको प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया। मैं हूं तो पैदा तो गुजरात में हुआ। गुजरात में मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इन दिनों मैं काशी की सेवा में हूं। वाराणसी का मैं एमपी हूं, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है। वाराणसी जैसे वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी को, वेद काल में से भी पहले की, यानी शायद दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के रूप में उसका वर्णन आता है। क्योटो भी काफी पुरानी नगरी है। यहां भी हजारों मंदिर हैं, वहां भी हजारों मंदिर है। यहां पर भी उसकी आत्मा जो है, स्पिरिचुअल आत्मा जो है, उसको संभालते हुए उन्होंने उसको मॉडर्नाइज किया है। तो मेरे मन में रहता था क्या वाराणसी नहीं हो सकता ऐसा, और इसलिए मैं इस यात्रा में मैंने कुछ समय क्योटो में भी निकाला। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके क्योटो आए, मुझे सब जगह पे दिखाने के लिए ले गए, काफी समय मेरे साथ बिताया, बहुत हल्की फुल्की भी बहुत सी गप्पे गोष्ठी बातें हुई, बहुत अच्छा माहौल रहा। लेकिन मेरा जो सपना था, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं। तो क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है, और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए, और क्योटो एक ऐसी सिटी है कि जिसके 17 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में है। एक नगर के 17 स्ट्रक्चर वर्ल्ड हेरिटेज में हो, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, ऐसी वो नगरी है। तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और क्योटो और वाराणसी दोनों एज अ नगर हेरिटेज सिटी में है, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही, बहुत सफल। मैं इस यात्रा को एक और रूप में भी विशेष देखता हूं। सामान्य रूप से 2 देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर, हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर, उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं। लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है।
भारत और जापान की मैत्री यानी इसका एक विशेष रूप है। जापान के लोगों के दिलों में भारत के लिए एक विशेष स्थान है। आप लोग यहां रहते हैं, आप अनुभव करते होंगे। लेकिन उसका कारण हमारे लोगों की कुछ विशेष व्यवहार रहे हैं, वो रहे हैं। मुझे यहां बताया गया कि जब हिरोशिमा की घटना हुई, उसके बाद दुनिया के कई देशों के लोग यहां मदद के लिए आए थे। बड़ा खत्म हो चुका था। अकेले हिंदुस्तान के जो वॉलंटियर आए थे, वो ही अकेले ऐसे थे कि जो डेड बॉडी को अपने हाथों से उठाते थे। बाकी दुनिया से आए हुए लोगों को मशीन से सारी चीजें हटाते थे। भारत के लोग हिरोशिमा की उस आपत्ति में मृतात्मा जो थे, उनके शरीर को अपने हाथों से उठा के ले जाते थे। इस बात का उनके मन पर प्रभाव आज भी है कि ये देश जीवित जापानी को ही नहीं, मृतक जापानी को भी उतना ही सम्मान देता है। ये सरकार उनके पास। चीजें छोटी होती हैं, लेकिन और इन इसके कारण एक ऐसा इमोशनल बाइंडिंग है, इतना इमोशनल बाइंडिंग है। उस बाइंडिंग का हम इस मैत्री को आगे बढ़ाने के पीछे में एक वैश्विक परिदृश्य में एक बहुत अलग रूप देखता हूं। मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूं, इसलिए मुझे उस टर्मिनोलॉजी का तो ज्ञान नहीं है, वो लोग कैसे इसको सोचते होंगे। लेकिन मेरा जो रॉ विजडम है, जो मुझे जो एक सामान्य समझ जो मेरी है, वो मुझे कहती है, सारी दुनिया कहती है कि 21वीं सदी एशिया की होगी। कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब लोग कहते हैं। दुनिया के टॉप मोस्ट सब लोग बोल चुके हैं कि 21वीं सदी एशिया की होगी। कोई आगे बढ़ के कहता है 21वीं सदी चाइना की होगी, कोई कहता है 21वीं सदी इंडिया की होगी। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 21वीं सदी एशिया की होगी। अब 21वीं सदी एशिया की होगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन 21वीं सदी कैसी होगी, यह भी कंफर्म नहीं है। और वो कैसी होगी, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि भारत और जापान की मैत्री कैसी है। भारत और जापान मिलकर के किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, विश्व को किस दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, उस पर 21वीं सदी का दिशा, 21वीं सदी की दशा, ये निर्भर रहने वाली है। और उस अर्थ में भारत और जापान की मैत्री का प्रभाव आने वाली पूरी शताब्दी पर रहने वाला है। और आप जब जापान में रहते हैं तो इसकी ताकत क्या है, इस ताकत को समझ करके एक नागरिक के नाते, एक भारत के प्रतिनिधि के नाते, जापानियों के दिल में किस प्रकार से हमारा जुड़ाव बढ़ता चले और हम इस सपनों को साकार करें। मुझे विश्वास है कि भारत के गौरव को बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान रहेगा। दो छोटी चीजें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हम इतने सालों से जापान में रहते हैं, एक संकल्प कर सकते हैं कि हमारे अपने प्रयत्न से कम 5 जापानीज परिवार को हर वर्ष मैं हिंदुस्तान देखने के लिए, जाने के लिए प्रेरित करूंगा। कर सकते हैं? भारत सरकार जो टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता है, वो आप कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कितने 23,000 बताए आपने यहां पूरे जापान में? हाँ, अगर 23,000 है, मान लीजिए 5,000 फैमिलीज हैं, 5,000 फैमिली 5 परिवार को भेजे, मतलब 25,000 फैमिली, मतलब मोर देन 75,000 to 1 लाख लोग।
ये अगर आपके प्रयत्न से हर वर्ष हिंदुस्तान आए, मुझे बताइए वहां के गरीब को रोजी रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी? चाय बेचने वाले की चाय बिकेगी कि नहीं बिकेगी? आप भी चाहते हैं ना चाय बेचने वाले की चाय बिके? हम एक काम कर सकते हैं जी, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम प्रयास करें, उनको समझाएं, उनको विश्वास दें, अरे आप चलिए, हम आपको पता देते हैं, इन 4 जगह पे जाके आइए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सिर्फ विश्व में फैले हुए भारतीय प्रतिवर्ष 5 अपने साथी मित्र परिवारों को हिंदुस्तान भेजना शुरू करें, हिंदुस्तान का टूरिज्म दुनिया में कतई पीछे नहीं रहेगा। बड़ी सरलता से करने वाला काम है। दूसरी बात, अब तो दुनिया सारी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक MyGov एक वेबसाइट शुरू की है, इंटरेक्टिव वेबसाइट है। आप उसमें जाकर के डिटेल देखिए। आप एक ग्रुप के रूप से ज्वाइन होकर के भारत में क्या किया जा सकता है, बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आए आप लिख सकते हैं। ये एक ओपन फोरम है, एक बहुत ही नया कंसेप्ट है। और माय गवर्नमेंट यानी जनता कहती है मेरी सरकार है, उस मूड में उसको बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको स्टडी कीजिए, उसमें जिन विषयों को मैंने रेज किया है उस पर अपना योगदान दीजिए। ये कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व भर में फैले हुए अपने लोगों के द्वारा जितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उन नए आइडियाज भारत की प्रगति के लिए काम आएंगे। मैंने आपसे न येन मांगा है, न पाउंड मांगा है, न डॉलर मांगा है। उसके बावजूद भी आप बहुत कुछ देश की सेवा कर सकते हैं। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।